हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 14th ऑफ जनवरी के द न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम द कोरोना वायरस। सो व्हाट हैपेंड, अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में जो केसेस निकलते थे फर्स्ट वेव में, सेकेंड वेव में, वो स्पेशली निकलते थे आपके फ्रॉम द अर्बन एरियाज। दिल्ली से ज़्यादा केस निकलते थे आपके, आपका मुंबई से ज़्यादा केस निकलते थे, बैंगलोर से, चेन्नई से, लखनऊ से, भोपाल से। बट कभी रूरल एरिया में इतने केसेस नहीं निकले जितने केसेस अब आपके थर्ड वेव में निकल रहे हैं। क्योंकि इंडिया में अगर जो सर्वे आया है, जो डेटा आया है, वो बताया गया कि एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इंडिया में जो टोटल केसेस निकल रहे थे उसका 50% ऑफ द केसेस आर फ्रॉम द अर्बन सेंटर्स लाइक मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। But right now, on 13th of on 12th till 12th of February, on 12th of February देखा जाए तो इन अर्बन सेंटर्स का जो परसेंटेज है कोविड 19 में वो 50% से 35% पे आ गया। तो जिससे ये पता लगता है कि रूरल एरियाज में केसेस जो है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। और अराउंड हम बात करें तो 12% ऑफ द टोटल केसेस इन इंडिया ऑफ कोविड 19 आर फ्रॉम द रूरल एरियाज, ये बताया गया। तो कंट्री हमारी इंडिया में जो कोविड 19 है वो रूरल एरियाज में भी पहुंच चुका है अब। ओके, यही बताया गया। एंड ऑन थर्सडे इंडिया में रिकॉर्ड 2.59 लाख केसेस निकले हैं कोविड 19 के। मूविंग फर्दर, सो कल द हिंदू ने इंटरव्यू लिया तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टैलिन जी से, एंड एम के स्टैलिन, एंड ही इज ऑल्सो दी डीएमके प्रेसिडेंट जो कि उनकी पार्टी है। एंड उन्होंने सिंपल सी बात बताई, उन्होंने ये बोला कि वी बिलीव इन सोशलिज्म, बट सोशलिज्म के साथ साथ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हमारी जरूरत है और हमारा हम उसको पूरा करेंगे। मतलब आवर मेन गोल इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी इक्वल टू दी सोशल डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस होना चाहिए। और उन्होंने ये बात बोली है कि ये बात है ना, ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, ये डीएमके पहली बार नहीं बोल रही है। जब से डीएमके का फाउंडेशन हुआ, मतलब डीएमके की हम बात करते तो डीएमके 1960s में बना था, ठीक है, लेकिन उससे पहले जस्टिस पार्टी थी। और जस्टिस पार्टी हम बात करें तो प्री इंडिपेंडेंस है। और जस्टिस पार्टी की जब से यही आइडियोलॉजी है कि भैया इकोनॉमिक डेवलपमेंट है विद सोशल जस्टिस, वो हमारा मेन गोल होगा। और यही चीज उन्होंने बोली है। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी नेशनल न्यूज अगेन, सो ऑन दी दिल्ली गवर्नमेंट डेटा बताया गया। दिल्ली गवर्नमेंट का एक डेटा आया और डेटा में यह बताया गया कि जितनी भी केसेस निकले हैं डेथ के ऑफ कोविड 19 इन दी थर्ड वेव, उसमें से मेजॉरिटी के 80% ऑफ द केसेस जो हैं, 70 to 75% ऑफ द केसेस जो हैं डेथ के, वो उन लोगों को डेथ हुई है जो अनवैक्सीनेटेड है। तो यही बताया गया, डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 9 जनवरी टू दी 12 जनवरी, 97 लोगों की डेथ हुई थी। उन 97 में 70 लोगों की जो डेथ हुई है वो सारे के सारे 70 लोग आर दे आर अनवैक्सीनेटेड पीपल। एंड उसमें से भी हम बात करें तो देर आर 19 डेथ्स जिनको सिर्फ एक वैक्सीन लगी थी, एंड रिमेनिंग 8 लोगों की डेथ हुई है जो डबल डोजेस उनको वैक्सीन लग चुकी थी। बट 17 डेथ्स उन लोगों की हुई है जो अनवैक्सीनेटेड है। तो यही बताया गया कि जो वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीनेशन आपको इन्फेक्शन और ट्रांसमिशन से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, बट आपको सीरियस इलनेस और डेथ से ही प्रोटेक्ट करता है। ये चीज बताई गई। मूविंग फर्दर, तो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, तो हम सिटी न्यूज को स्किप करेंगे टुवर्ड्स दी स्टेट न्यूज। सो व्हाट हैपेंड, 2007 में एक एनजीओ था, उस एनजीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करी थी। एंड द पिटीशन इज अबाउट कि चांदनी चौक में रीडेवलपमेंट होना चाहिए और रीडेवलपमेंट बहुत जरूरत है चांदनी चौक के लिए, मतलब यूटिलिटी है। और उस पिटीशन पे अभी तक कोई हियरिंग नहीं हुई। तो एनजीओ जो है वो फाइनली अपनी पिटीशन को विड्रॉ करना चाहती है। और उसने सिंपल सी बात बोली, हाईकोर्ट ने भी सिंपल सी बात बोल दी उस चीज में कि भाई जो चांदनी चौक का रीडेवलपमेंट वाला मैटर था ना, वो आउटलिव्ड हो चुका है। सिंपल सी बात उन्होंने बोल दी है। मतलब आउटलिव्ड मतलब कि अब वो चीज जिस जिस सिचुएशन में पिटीशन फाइल की गई थी, अब वो सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती चांदनी चौक वाले इंसिडेंट में। तो चांदनी चौक का जब मैटर ही रिजॉल्व हो गया तो पिटीशन
का रहने का कोई मतलब नहीं है, पिटीशन रिजेक्ट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि एनजीओ जो है वो पिटीशन वापस ले रहा है वो ले ले। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द स्टेट न्यूज अगेन। सो एक रिपोर्ट निकल के आई इलेक्शन कमीशन की, और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में यह पता लगा कि डीएमके के पास जो पैसा है, डीएमके पार्टी के पास जो पैसा है, जो हमने पढ़ा था एमके स्टैलिन, डीएमके डीएमके जो तमिलनाडु में भी गवर्नमेंट भी फॉर्म कर रखी है, तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020 2021 उनके पास जो टोटल पैसा आया उसका 53% ऑफ दी जो फंड है दे आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के फॉर्म में उनको पैसा मिला है। मतलब इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स की हम बात करें तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का मतलब डोनेशन टू दी पॉलिटिकल पार्टी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, और जो आइडेंटिटी है डोनर की वो रिवील नहीं होती। ठीक है, तो यही बताया गया कि 53% ऑफ जो पैसा मिला है डीएमके को वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के फॉर्म में मिला। और देयर आर स्पेकुलेशंस कि देखो, अब देखो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के फॉर्म में जब पैसा मिलता है ना तो अच्छी बात भी है क्योंकि गवर्नमेंट लेके आई इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, तो है ना, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में। सबसे बड़ा मेजर कंसर्न यही है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट थिंग है। हमारे लिए डीएमके को कितना पैसा क्या मिला, पॉलिटिकल पार्टीज के पास कितना पैसा है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज भी हैं। हुआ क्या, गवर्नमेंट पहले की हम बात करें तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज को और अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, और उनको इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टैग मिलता है हर पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि वो पॉलिटिकल पार्टी में अगर फंड आता है बाय अ डोनेशन बाय एनीथिंग, तो वो पैसा वो लोग प्रॉफिट कमाने के लिए, वो लोग मतलब वो पैसा वो प्रॉफिट के लिए नहीं होगा। सिंपल सी बात उन्होंने बोली थी। मतलब वो पब्लिक पब्लिक में यूज किया जाएगा, या फिर जो उनका पर्पस है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसको फुलफिल करने के लिए यूज किया जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कुछ काम नहीं करेगी जिससे उनको प्रॉफिट हो, या प्रॉफिट होता भी है तो वो प्रॉफिट बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो प्रॉफिट का पैसा किसी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगा देंगे जो पब्लिक वेलफेयर के लिए पैसा लगा देंगे, पब्लिक के लिए अच्छा हो। तो पहले क्या था कि पहले लोग डोनेट करते थे। आपने डोनेट कर दिया 20,000 रुपीज, मनु मिश्रा हैज डोनेटेड द अमाउंट 20,000 टू दी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और सम अदर पार्टी, नाम रिवील हो जाता था। तो अब 20,000 तो मैं कर सकता हूं, 20,000 से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन जिसकी आइडियोलॉजी मैच करती है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, तो उसके अगेंस्ट एनिमिटी हो जाती थी, और एक लोकल में भी एनिमिटी हो जाती थी, लोकल इलेक्शंस में भी। या फिर लोग जैसे मैंने किया, मैंने डोनेट कर दिया 20,000 रुपीज, ये पब्लिक हो गया, और मान के चलते हैं यहाँ का एमएलए है इट्स फ्रॉम बीजेपी में, लेकिन मैंने डोनेट किया कांग्रेस में। सो अब देखा जाए तो एमएलए तो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं उसके एमएलए के पास जाऊंगा, बट एमएलए कैन से दैट कि आप तो बीजेपी कांग्रेस सपोर्टर हैं, आप जाओ कांग्रेस के पास जाओ। सो इसी के चलते गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ट्रांसपेरेंसी एक बेसिकली कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास, पॉलिटिकल पार्टीज ग्रज ना निकालें किसी के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स लेके आए, और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के थ्रू डोनेट कर सकता है आदमी टिल ₹20,000 आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, 2,000 आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी। सिंपल सी बात बोली थी। लेकिन उसके बहुत सारे बेसिकली हम बात करें तो मेजर कंसर्न भी है, और कंसर्न यही है कि 2,000 रुपए में कोई लिमिट तो है नहीं। मैं चाहूं 2,000 रुपए के कितने भी डोनेट कर सकता हूं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, ये चीज है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की हम बात करें तो अगर पार्टी उन बॉन्ड्स को इन कैश नहीं कराती है तो वो पैसा गवर्नमेंट के फंड में जुड़ जाता है। तो ये थोड़े से मेजर कंसर्न्स है। मूविंग फर्दर, सो कर्नाटका में जो पद यात्रा स्टार्ट करी थी कांग्रेस ने, और जिसमें कल हमने न्यूज पढ़ी थी कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने फटकार लगाई गवर्नमेंट की, उस चीज को लेकर कांग्रेस ने खुद पद यात्रा पे हॉट लगा दिया है। उन्होंने बोला है जब तक कोविड-19 के केसेस डिक्रीज नहीं हो जाते, कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं हो जाती, हम लोग पद यात्रा पे हॉट लगा के रखेंगे। लेकिन जैसे ही कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी, या कोविड-19 सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी खत्म होगी, हम लोग पद यात्रा जो है वो कंटिन्यू कर देंगे। ये सिंपल सी बात कांग्रेस ने बोल दी है। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द एडिटोरियल न्यूज। सो आज हमारे सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, एंड दिस वन इज अबाउट दी, ये थोड़ा सा देखा जाए तो
थोड़ा सा वैसा एडिटोरियल, इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, इसमें कोई डेटा नहीं है। इट्स इट्स अबाउट दी आइडियोलॉजीज। आइडियोलॉजी कैसी कि ऑथर जो है ना, ऑथर देखा जाए तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनलिज्म के फेवर में भी है। उन्होंने कम्युनलिज्म की बुराई करी है, बट उन्होंने कैपिटलिज्म को ज्यादा टारगेट किया है। उनकी आपके हेडिंग समझ में आ रहा होगा कि दैट लिबरल इकोनॉमीज जो है, जो एक लिबरल इकोनॉमीज क्रिएट दी इलिबरल सोसाइटीज। अब वो कैसे समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो मत समझेंगे। एंड द नेक्स्ट एडिटोरियल दैट्स अबाउट दी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो पैनल बनाई है प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी जो ब्रीच हुई थी इन दी फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में, उस चीज को लेकर, उसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो पैनल बनाई है उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूट करी है, उस चीज को लेकर है। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस द लिबरल इकोनॉमीज, इकोनॉमिक्स क्रिएट इलिबरल सोसाइटीज। देखो है क्या, ऑथर ने सिंपल सी उन्होंने बात स्टार्ट करी कि इंडिया, सॉरी वर्ल्ड में अभी हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। नेशनलिज्म की टाइड आ रही है, अथॉरिटेरियनिज्म की टाइड आ रही है, और इट्स नॉट ओनली ऑन दी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, it's not only on the socialist government, it's not on the only on the monarch countries, it's even on the democratic government, democratic countries, including United Kingdom, including United States of America, including India also। वहां पर भी नेशनलिज्म और अथॉरिटेरिज्म गवर्नमेंट की वेव आ रही है, टाइड आ रही है। अब देखा जाए तो इन इकोनॉमीज में, इन लिबरल इकोनॉमीज में, अब यूके हुआ, इंडिया हुआ, यूएस हुआ, ये लिबरल इकोनॉमीज है, अपनी इकोनॉमी उन्होंने ओपन करके रखी हुई है, तो लिबरल इकोनॉमी है। उन्होंने बताया कि लिबरल इकोनॉमीज की हम बात करते हैं ना, लिबरल इकोनॉमीज में जो ग्रोथ का जो बेनिफिट है, सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन ही, 1% ऑफ द पॉपुलेशन ही उस ग्रोथ का बेनिफिट ले पाते हैं, बाकी लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता, बाकी लोगों को कुछ मतलब ही, 98% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द लिबरल इकोनॉमीज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब इकोनॉमिक क्राइसिस भी आते हैं ना, जब 2007-2008 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, तो इकोनॉमिक क्राइसिस में इन रिच लोगों को ज्यादा बेनिफिट होता है, इन 1% ऑफ द पॉपुलेशन को ज्यादा बेनिफिट होता है, और 98% ऑफ द पॉपुलेशन को सफर करना पड़ता है। तो यही चीज बताया गया कि इंडिया में और अदर डेमोक्रेटिक और यार एक पूरा अम्ब्रेला लेके चले तो एक लिबरल इकोनॉमिक कंट्री में कितना डिस्क्रिमिनेशन है या फिर कितनी इनइक्वालिटी है, कितना बड़ा गैप है, ये बताने की कोशिश की गई। फिर आगे ऑथर ने बताया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कोविड-19 वायरस से। उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि जैसे अभी साइंटिस्ट जो है ना, वो साइंटिस्ट अभी लगे हुए हैं इन्वेस्टिगेट करने में कि भाई कोरोना वायरस जो आया उसका ओरिजिन है क्या, बैट है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा, कि बायोलॉजिकल वायरस तो नहीं है, उसका ओरिजिन बहुत सारे लोग इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं। ऐसे ही बहुत सारे आपके इकोनॉमिक साइंटिस्ट भी लगे हुए हैं पता करने में कि जो लिबरल इकोनॉमीज है, उन लिबरल इकोनॉमीज में इनइक्वालिटीज क्यों आती है। बट डिफरेंस ये है कि कोविड-19 के जो साइंटिस्ट हैं उनको पता नहीं कि ओरिजिन क्या है कोरोना वायरस का, बट इकोनॉमिस्ट साइंटिस्ट जो हैं उनको पता है कि इनइक्वालिटी का इनइक्वालिटी का इनइक्वालिटी लाने का, या लिबरल इकोनॉमीज में इनइक्वालिटीज जो आई है उसका उसका बेसिकली सोल्यूशन तो नहीं, बट क्यों आई है, फर्स्ट पॉइंट। एंड द सेकंड डिफरेंस जो है वो ये है कि आज दुनिया में सोल्यूशन है कोरोना वायरस का, बट इकोनॉमिस्ट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इकोनॉमिक साइंटिस्ट के पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि कौन सी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करें या फिर कैसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए कंट्री में जिससे जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाए। कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ये चीज बताने की कोशिश करी है। देन उन्होंने बोला कि जब उन्होंने इंडिया का एग्जांपल दिया, सिंपल सी बात, इंडिया की उन्होंने एग्जांपल दिया, इंडिया का उन्होंने बोला कि जब 1990s में 30 इयर्स पहले जब इंडिया ओपन, इंडिया में जो वो इकोनॉमी थी वो ओपन नहीं थी, तो हमारे यहां जो वेल्थ था वो इतना, वो जो गैप था वो इतना बड़ा गैप नहीं था। बट आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, आफ्टर द एलपीजी इन द ईयर 1991, और अभी की हम बात करें 2021 की, तो जो गैप देखने को मिलता है ना वो बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। ये चीज उन्होंने बताई, इवन यूएस की उन्होंने बोली, क्योंकि लिबरलाइजेशन से होता क्या है कि लिबरलाइजेशन पे आप जो रिच लोग हैं या रिच कंपनीज हैं उन पे आप टैक्सेशन कम कर देते हो,
तो जो बर्डन है वो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर आ जाता है, जो कि अमीर नहीं है, मिडिल क्लास है, एवरेज क्लास के हैं या पुअर क्लास के हैं। उन्होंने यूएस एग्जांपल दिया। यूएस में बिफोर 1970s रिच लोगों पे हायर टैक्सेस लगते थे, और हायर टैक्सेस से गवर्नमेंट के पास पैसा आता था। गवर्नमेंट वो पैसा गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सारी चीजों में यूज करता था, जिससे पब्लिक वेलफेयर में यूज करता था। सिंपल सी बात। सेम गोज विद इंडिया। इंडिया में भी बिफोर 991, बिफोर द लिबरलाइजेशन, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी, हमारे कंट्री में हायर टैक्सेस लगते थे रिच लोगों के ऊपर, और जो पैसा आता था फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ द टैक्स, वो पैसा गवर्नमेंट खर्च करती थी गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो पैसा खर्च करती थी आपके आपके क्या बोलते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तभी आप अपने पेरेंट्स से पूछना, आपके पेरेंट्स पढ़े हो, कहां पढ़े हैं? तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़े होंगे। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई उस समय तो प्राइवेट स्कूल सही नहीं। भाई प्राइवेट स्कूल उस समय इस वजह से नहीं थे क्योंकि इकोनॉमी ओपन नहीं थी। इकोनॉमी अगर ओपन हुई उसी के बाद तो प्राइवेट स्कूल्स का बूस्टअप स्टार्ट होना हुआ, और गवर्नमेंट स्कूल डिग्रेड हो गए, है ना? यही तो मेन रीजन है कि इकोनॉमी ओपन हो गई। अगर इकोनॉमी ओपन नहीं होती तो अभी भी गवर्नमेंट स्कूल सही तरीके से चल रहे होते। तो ये जो लिबरल इकोनॉमी के सबसे बड़े मेजर प्रॉब्लम्स भी हैं, मेजर कंसर्न्स हैं। देन ऑथर ने आगे बताया कि ऑन प्राइवेटाइजेशन, कि प्राइवेटाइजेशन से भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है, क्योंकि जो रिच लोग हैं वो हर चीज को प्राइवेटाइज करने पे तुले हुए हैं। गवर्नमेंट भी हर चीज को प्राइवेटाइज करने पे तुली हुई है। तो अगर प्राइवेटाइज हो जाएगी तो कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा तो वो चीज महंगी मिलेगी। अगर वो चीज महंगी मिलेगी तो फिर जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की जो नीड है वो नीड फुलफिल नहीं हो पाएगी। यही चीज बताइए। रिच पीपल तो अफोर्ड कर सकते हैं, रिच पीपल उस प्राइस, नॉर्मल प्राइस के, जो नॉर्मल थिंग है उसके प्राइस को और हाई कर सकते हैं, जिससे उनको बेनिफिट तो होगा, बट बहुत सारे लोगों को नुकसान होने वाला है, कंट्री की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। देन आगे ऑथर ने बोला, उन्होंने हिस्ट्री पे बात लेके चले गए। उन्होंने बोला देखो हिस्ट्री एक साइकिल है, पहले भी यही होता था। जब हम जब हम मिडिवल इंडिया की बात करते हैं, मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, या फिर हम आपके 100-200 साल पुरानी बात करते हैं, तो पहले क्या थी? मोनार्की थी, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट थी, एक आदमी था रिच था, और बाकी सब लोग कुछ उसके उसके साथ ही थे, वो अमीर थे, वो खुद अमीर था, और बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी वो गरीब थी। गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन होता था, गरीबों से टैक्स लिया जाता था। तो वो भी अभी हो रहा है, बस अभी ये है कि अभी एक सिस्टम बना हुआ है, प्रॉपर सिस्टम था, प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपके राइट एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे। पहले तो लोगों को पता था कि हमारे राइट एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, लेकिन अब उनके राइट एक्सप्लॉइट हो भी रहे हैं और उनको नहीं भी पता। पहले अब एक सिस्टम बन गया, एक चेन बन गई। अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करती है, रिच लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये चीज बताइए दैट्स द रिटर्न ऑफ द हिस्ट्री। जैसे हिस्ट्री में पहले होता था वो अभी होने वाला है। देन फिर आगे ऑथर ने बताया कि और अभी भी हम बात करें तो अभी भी, पहले तो कहते हैं पहले लोग प्रोटेस्ट करने आते थे किंग के अगेंस्ट, क्वीन के अगेंस्ट, मोनार्की के अगेंस्ट, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, बट नहीं, हम लोग लिबरल इकोनॉमीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं। लिबरल इकोनॉमीज में हम लोग फिर से गवर्नमेंट को चूज करते हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम्स को ये फिर से दूर करेंगे, हमारे प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। देन फिर आगे ऑथर ने बताया कि देखो जब हम लिबरल इकोनॉमीज की बात करते हैं, लिबरल इकोनॉमी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लिबरल इकोनॉमी किस बारे में बात करती है? फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, प्राइवेटाइजेशन। तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। एंड लिबरल इकोनॉमीज आर अगेंस्ट द पॉपुलिस्ट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। जिस और पॉपुलिस्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि आप पुअर और आप इंडस्ट्रियल स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करते हो, उनके लिए सब्सिडीज अडॉप्ट करते हो, उसके अगेंस्ट में होती हैं। देखा जाए तो लिबरल इकोनॉमीज की डेफिनेशन तो सही है। क्या फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड प्राइवेटाइजेशन बिलीव करते हो और सब्सिडीज के अगेंस्ट होते हो? अगर आप सब्सिडीज की फेवर में हो तो ऑब्वियसली बात है फिर आप लिबरल नहीं हो, लिबरल इकोनॉमिक नहीं हो, फिर आप सोशलिस्ट हो, फिर आप कम्युनिस्ट हो। सब्सिडीज के अगेंस्ट में होते हैं, लेकिन और सब्सिडीज के अगेंस्ट में आप बहुत लोगों के माइंड में भी बनो सब्सिडीज अच्छी चीज होती है, अच्छी चीज होती है, ऐसा नहीं है खराब चीज है। लेकिन लिबरल इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो सब्सिडीज के अगेंस्ट में होते हैं। तो जिससे पुअर लोगों का जो वेलफेयर है वो रुक जाता है, या हम बोल सकते हैं पब्लिक वेलफेयर रुक जाता है।
उनको सपोर्ट नहीं मिलता। तो लिबरल इकोनॉमीज के ये भी नेगेटिव इंपैक्ट है। देन फिर आगे ऑथर ने बताया क्या कम्युनलिज्म एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम अडॉप्ट करके जो इनइक्वालिटीज है वो हटा सकते हैं। उन्होंने बोला नहीं, अगर आप कम्युनलिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो फिर आप ह्यूमन राइट्स को ब्रीच कर रहे हो, ह्यूमन डिग्निटी को आप ब्रीच कर रहे हो, आप लोगों को डिप्राइव कर रहे हो उनकी पर्सनल लिबर्टीज से। तो ये भी बहुत बहुत गलत चीज है ना। और ये भी बोला कि भाई देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी सोल्यूशन जो है, प्राइवेट प्रॉपर्टी सोल्यूशन हैज आल्सो हार्म दी नेचुरल एनवायरनमेंट, उसको भी इंपैक्ट डाला है उन लोगों ने, नेचुरल एनवायरनमेंट को भी इंपैक्ट डाला है। अब आईपी लॉज के आने से और इंपैक्ट पड़ गया। अब आईपी लॉज के आने से होता क्या है कि जो रिच लोग हैं वो और वेल्दी होते जा रहे हैं, बट जिस चीज की उन्हें जरूरत है, मतलब लोगों को, मेजोरिटी ऑफ लोगों को जिस चीज की जरूरत है और उन पे आईपी लॉस लग गए, तो वो चीज और महंगी हो गई उनके लिए, तो उनका और एक्सप्लॉइटेशन होने लगा। तो यही चीज आगे ऑथर ने पूरी डिस्कस करी और यही बोला कि ये देखा जाए तो ये दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ गांधीयन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यही है, यही चीज ऑथर ने बताई है। मूविंग फर्दर, मतलब पढ़ना थोड़ा सा बात करें तो फिलोसफिकल एडिटोरियल ही है, कुछ फैक्ट्स नहीं है बट फिलोसफिकल है। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी समझने में, कुछ टर्म्स हम ऐसे भी हैं, बट इंटरेस्टिंग है, पढ़ के देखना। मूविंग फर्दर, अ वेलकम प्रो, तो यही बताया गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो इन्वेस्टिगेट कर रही है आपके जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी इन दी फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, वो बहुत वेलकम स्टेप है। और उस सिचुएशन में जहां पर अभी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया। तो एक चीज याद रखना कि 5 मेंबर्स की पैनल बनी हुई है, एंड उस 5 मेंबर्स की पैनल को जस्टिस आपके इंदु मल्होत्रा हेड कर रही हैं, इतना याद रखना, ठीक है। और अभी क्या हुआ था कि यूनियन गवर्नमेंट ने अब क्यों किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा स्टेप क्यों लिया, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, यूनियन गवर्नमेंट ने सो कॉस्ट नोटिस दे दिया था टू दी चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी ऑफ पंजाब कि आप 24 घंटे के अंदर आप हमें ये रीजन बताओ कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, ऐसा आप सिक्योरिटी ब्रीच क्यों हुई, नहीं तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। देखा जाए तो ये फेडरलिज्म के अगेंस्ट में है। तो इसी को लेकर बेंच जो है, बेंच ने रिसेंटमेंट दिखाया यूनियन के अगेंस्ट, यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। उन्होंने बोला देखो आप अपनी पावर को एक्सीड नहीं कर सकते। हाँ, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बट वो तो ब्रीच हो गई ना, लेकिन उसके ब्रीच होने से आप और राइट्स या फिर और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को ब्रीच नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। ये चीज उन्होंने बोली और सिंपल सी बात उन्होंने बोला है, थोड़ा पॉलिटिकल है ये, थोड़ा पॉलिटिकल्स भी इंक्लूडेड है, पॉलिटिक्स भी इंक्लूडेड है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ जो ऑथर का कहना यही है कि इन दिस सिचुएशन, इन द करंट सिचुएशन, जहां पर अभी 5 लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शन होने वाले, इवन इन पंजाब, जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद पैनल बना दी है टू प्रूव इन दी पीएम सिक्योरिटी ब्रीच केस, वो बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत वेलकम स्टेप है। एंड और जो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मना किया है कि आपने जो पैनल बनाया है, आपने जो कमेटी बनाई है, वो आगे फर्दर काम नहीं करेगी जब तक हमारी पैनल की रिपोर्ट नहीं आ जाती। दैट्स ऑल्सो अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप। मूविंग फर्दर, सो मेरी ट्यूटोरियल नहीं पढ़ना है, सो विल मूव टू द नेशनल न्यूज। सो इन दी सिटी ऑफ सिलीगुड़ी, या फिर बहुत सारे लोग जलपाईगुड़ी भी बोलते हैं, जलपाईगुड़ी स्टेशन का नाम है, बट अब जैसे भोपाल में बात करें तो रानी कमलापति इज अ स्टेशन का नेम, बट देखा जाए तो है तो भोपाल सिटी ना। तो ऐसे ही इन सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है, एंड द नेम ऑफ द स्टेशन है न्यू जलपाईगुड़ी। तो न्यू जलपाईगुड़ी में बेसिकली बीकानेर गुवाहाटी ट्रेन जो है वो डीरेल हो गई, जिससे 6 लोगों की डेथ हुई है, ये बताया गया। ओके, एंड जिसमें अ, शोक व्यक्त किया है हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर ने, अश्विनी वैष्णव। मूविंग फर्दर, again on the national news, so this paper, दिस पेज इज टोटली अबाउट द पॉलिटिक्स। तो अभी इलेक्शंस आ रहे हैं ना, तो इलेक्शन से रिलेटेड सारी न्यूज है, ये जे गोवा को लेकर है, ये उत्तराखंड को लेकर है, ये पूरी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ये अभी लिस्ट निकल के सामने आई यूपी में, सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। एंड दिस वन इज समथिंग अबाउट जलीकाटू। तो जलीकाटू में हुआ कि जलीकाटू जो इवेंट है वो स्टार्ट हो चुका है, एंड उसमें 13 लोग इंजर्ड हो गए पहले ही दिन, ये बताया गया। तो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। सेम गोज विद दिस न्यूज। मूविंग फर्दर, so let's see what next page of national news says. So Prime Minister Modi
उन्होंने कल मीटिंग कन्वे करी टू ऑल द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स इन इंडिया एंड सिंपल सी बात उन्होंने बोली है कि आप जो है वो फोकस करें लोकल कंटेनमेंट पे, कि कोविड 19 जो है वो बाहर ना जाए। आप अपने लोगों को रिस्ट्रिक्ट करें कि आप दूसरे स्टेट ट्रेवल ना करें अगर आप कोविड 19 पॉजिटिव या कोविड 19 पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं। सिंपल सी बात बोली। और उन्होंने ये भी बोला कि देखो इकोनॉमी इकोनॉमी बूस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई इकोनॉमी को सेफगार्ड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सिंपल सी बात उन्होंने बोली है। मूविंग फर्दर, सो इंडिया और चाइना दोनों जो है फिर से एग्री कर गए हैं कि भैया एलएसी के टॉक्स फिर से हम स्टार्ट करेंगे एंड 14 राउंड ऑफ टॉक जो है वो स्टार्ट होने वाली है इंडिया और पीएलए आर्मी के बीच में। मूविंग फर्दर, सो कल रिपोर्ट निकल के सामने आई, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, और उसमें यह बताया गया कि फॉरेस्ट और ट्री कवर जो है इंडिया में वो 2261 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात कि सबसे ज्यादा ट्रीज जो है फॉरेस्ट कवर आंध्र प्रदेश में है, देन इन तेलंगाना, देन इन उड़ीसा। मतलब इंक्रीज देखने को मिला है, ये चीज बताया गया। मूविंग फर्दर टुवर्ड्स दी नेक्स्ट न्यूज, सो इट्स अबाउट कि हमने एक, अच्छा आप लोगों ने भी एक न्यूज देखी होगी, गूगल पे कहीं पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था कहीं, कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर डॉक्टर्स ने एक ह्यूमन का हार्ट ट्रांसप्लांट किया विथ पिग हार्ट। ठीक है, तो ये बताया गया कि जो मेन डॉक्टर थे ना वो इंडियन थे। ठीक है, एंड ही द नेम ऑफ द डॉक्टर इज आपका, व्हाट्स द नेम ऑफ द डॉक्टर, यहाँ के लिखा हुआ है, या धनीराम बरुआ। ठीक है, एंड ही इज फ्रॉम असम। और उन्होंने ऐसा ही बेसिकली ऐसा ही सर्जरी करी थी, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, पिग का हार्ट लगाया था ह्यूमन में इन द ईयर 1997, बट वो फेल हो गया था। उसके बाद उनको फिर जेल भी हुई थी, 40 इयर्स उनको जेल में रहना पड़ा था ड्यू टू सब नेग्लिजेंस। और फिर बाद में असम गवर्नमेंट ने खुद बोला था कि भाई ये अनएथिकल और अनलॉफुल है ऐसी चीजें करना, कि पिग का हार्ट ह्यूमन की बॉडी में लगा देना। बट उनकी स्टडी बोलती थी, और उन्होंने बहुत ज्यादा स्टडी करी है एनिमल्स पे, उन्होंने बहुत ज्यादा टेस्टिंग करी है। उनका यही कहना है कि देखो ह्यूमन और पिग बहुत मैच करते हैं, है ना, उनके जो एक्सपेक्ट्स है बहुत मैच करते हैं। और अभी जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, अब वो सक्सेसफुल होता है कि नहीं वो समय बताएगा। बट एक टर्म होता है जेनो ट्रांसप्लांटेशन, अब ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन्स और टिश्यूज बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मतलब ऐसा नहीं है कि एनिमल का ऑर्गन आप ह्यूमन में लगा दो, ऐसा नहीं है। मतलब आप डिफरेंट स्पीसीज के हैं और आप पे ऑर्गन या टिश्यू ट्रांसप्लांट हो जाए। मतलब हो सकता है कि भाई पिग, और जैसे पिग का हार्ट आप डॉग के उसमें लगा दो, दैट्स ऑल्सो जेनो ट्रांसप्लांटेशन। आप ह्यूमन हार्ट किसी एनिमल में लगा दो, दैट्स ऑल्सो जेनो ट्रांसप्लांटेशन। मतलब डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गन्स आप बेसिकली ट्रांसप्लांट कर रहे हो। मूविंग फर्दर, एस्ट्राजेनेका एंड द यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसका ये कहना है सिंपल सी बात कि कोविशील्ड जो है ना, कोविशील्ड जो वैक्सीन है, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव ऑन ओमिक्रॉन वेरिएंट। ये चीज उन्होंने बोली है, बहुत ज्यादा आपका वो है, इफेक्टिव है। और इट्स एस्ट्राजेनेका इज नॉट अ यूएस बेस्ड कंपनी, इट्स अ यूके बेस्ड कंपनी। मूविंग फर्दर, सो प्रिंस एंड्रयू, द ब्रदर ऑफ प्रिंस चार्ल्स एंड द सन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ टू, उनके ऊपर एक सेक्सुअल असॉल्ट का केस चल रहा था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोर्ट में। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कोर्ट ने वो केस जो है वो उस पर विक्टिम को रिलीफ प्रोवाइड करी, और प्रिंस एंड्रयू को बोला है कि भाई आप इस चीज के लिए पनिशेबल हैं। जिसके चलते जो बकिंगम पैलेस है उसने डिसीजन लिया है कि प्रिंस एंड्रयू के सारे रॉयल पैटर्न जो मिलिट्री टाइटल्स हैं वो सब छीन लिए जाएंगे। तो प्रिंस एंड्रयू ब्रदर ऑफ प्रिंस चार्ल्स, उनके सारे टाइटल्स, रॉयल टाइटल्स, सारे आर्मी टाइटल्स, मिलिट्री टाइटल्स, वो सब लूज कर चुके हैं। मूविंग फर्दर, सो इंडिया जो है श्रीलंका को $900 मिलियन की एड प्रोवाइड कर रहा है, और जिसमें से $400 मिलियन करेंसी स्वैप के फॉर्म में है, या अपन समझेंगे करेंसी स्वैप फैसिलिटी होती क्या है, एंड $500 मिलियन डिफर्ड पेमेंट के फॉर्म में। अब देखो करेंसी स्वैप फैसिलिटी होती क्या है, जब भी कोई दो नेशन ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे इंडिया और श्रीलंका, ऐसे एग्जांपल है, इंडिया श्रीलंका ट्रेड कर रहे हैं,
तो भाई श्रीलंका ने कुछ आइटम दिया, जैसे श्रीलंका ने कॉफी दी इंडिया को, है ना? अब इंडिया उसका पेमेंट करेगा बट डॉलर करेंसी के फॉर्म में, ठीक है? अब इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स प्रोवाइड किए टू श्रीलंकन गवर्नमेंट, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट पेमेंट करेगा इन अ फॉर्म ऑफ रुपीस, इंडियन रुपीस, सॉरी डॉलर, अमेरिकन डॉलर। तो अमेरिकन डॉलर की हम बात करें तो अमेरिकन अमेरिकन डॉलर जो है ना, इट्स अ यूनिफॉर्म करेंसी फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, इन या फिर ट्रेडिंग के लिए भी एक यूनिफॉर्म करेंसी है। तभी तो देखते हैं कि भाई, तभी तो इंडिया में देखा होगा भाई, इंडिया की करेंसी जो है ना, कभी अप जाती है, डाउन जाती है। भाई हम डॉलर से क्यों मैच करते हैं? हम यूरो से क्यों मैच नहीं करते? हम चाइना की करेंसी क्यों मैच नहीं करते? हम पाकिस्तान के रुपीस से क्यों बेसिकली मैच नहीं करते? हम मैच करते हैं आपके किससे? डॉलर से, यूएस डॉलर से। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो ट्रेड है वो यूएस डॉलर में होता है। मेजोरिटी क्या, सारे ट्रेड्स, जितनी भी कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज स्पेशली, वो यूएस डॉलर में ट्रेड करती हैं। लेकिन करेंसी स्वैप का मतलब है कि दो कंट्रीज के बीच में अरेंजमेंट हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, और पहले ही जो पहले ही प्री डिटरमाइंड हो जाए अबाउट दी अबाउट द वैल्यू ऑफ द करेंसी, और वो अपनी करेंसी में ट्रेड करे। मतलब जैसे इंडिया ने कुछ आइटम खरीदा चाइना और श्रीलंका से, तो इंडिया जो है वो पैसा देगी, पेमेंट करेगी इंडियन रुपी के फॉर्म में, प्री डिटरमाइंड करेंसी स्टेटस पर, पहले डिटरमाइन कर चुके हैं अभी जो उन्होंने किया है। और श्रीलंका ने अगर कुछ खरीदा है तो श्रीलंका पेमेंट करेगी इंडियन गवर्नमेंट को श्रीलंकन करेंसी के फॉर्म में। पहले क्या था? पहले यूनिफॉर्म था आपका डॉलर। लेकिन इसके फायदे क्या होते हैं? करेंसी स्वैप फैसिलिटी के फायदे क्या होते हैं? आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बूस्ट होता है, आपके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस जा रखे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस आपके बेसिकली नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो अभी श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इसी के चलते इंडिया ने ये डिसीजन लिया है। और दूसरा होता है डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का मतलब है कि मान के चलो, जैसे कि आपने लोन लिया था बैंक से 1 लाख रुपए का, और 1 साल बाद आपको 1 लाख रुपए देने थे। मतलब 1 जनवरी को आपने लोन लिया था, 1 जनवरी 2020 को, और 1 जनवरी 2021 को आपको लोन देना था, ठीक है? लेकिन ऐसी कुछ कंडीशन बनी कि आपका खुद बिजनेस डूब गया, जो जिस पर्पज के लिए लोन लिया था, तो बैंक आपको डिफर्ड पेमेंट कर देगा। डिफर्ड पेमेंट का मतलब कि ठीक है, आपने लोन लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो लोन ना बाद में चुका देना, 6 महीने बाद चुकाना। तो अब आपको 6 महीने का टाइम पीरियड मिल गया। मतलब आपको अब 1 जून को पेमेंट करना है, या सॉरी 1 जुलाई को आपको पेमेंट करना है। तो अब जो 6 महीने का आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल गया, वो होता है क्या? डिफर्ड पेमेंट। तो इंडिया को $500 मिलियन चाहिए थे श्रीलंका से, क्योंकि इंडिया ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, इंडिया को रिटर्न मिलना था, गवर्नमेंट को, श्रीलंकन गवर्नमेंट को पैसा देना था, बट श्रीलंका में पैसा ही नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया भाई? डिफर्ड पेमेंट ऑफ $500 मिलियन। सो बिजनेस में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। इट्स टोटली अबाउट द शेयर मार्केट एंड प्राइवेट कंपनीज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।